आज पहली बार एक एक्सपेरिमेंट करने का मन किया। अक्सर हम वीडियो उस चीज़ का बनाते हैं जो कि तुरंत पड़ी होती है और तुरंत जो मुझे याद होता है मैं उसको बोलना चाहता हूँ। आज मैं पहली बार एक ऐसी किताब के बारे में कुछ कहूँगा जिसको मैंने बहुत पहले पढ़ लिया था। मेरे वीडियो बनाने से मतलब जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसके भी बहुत पहले, 2 साल पहले से मैंने पढ़ लिया था इसे। तो मतलब अब इस किताब का कोई रिकलेक्शन मेरे दिमाग में उस वर्ड बाय वर्ड नहीं है, ताज़ा नहीं है मेरे दिमाग में ये किताब। तो मैं आज ये देखना चाहता हूँ कि 3-4 या शायद 4 साल होने के बाद या मे बी 3 साल होने के बाद मुझे कितनी याद है ये चीज़, और मैं किस हद तक कोई नॉलेज को पकड़े रखने में कितना सक्षम हूँ मैं। तो उसी में एक पहली किताब बड़ी कॉमन, चारों तरफ इसके हो हल्ला कटता है, आज भी बिक रही, पता नहीं कितने लाखों करोड़ों बिक गई है, वो है इकिगाई। इकिगाई मैंने बहुत पहले पढ़ी थी और तब मैं वीडियो बनाते नहीं था। मैं तो इंस्टाग्राम पे सिर्फ बुक की फ़ोटो डाल के नीचे थोड़ा सा लिख देता था, बस यही कहा करता था। उस टाइम में वीडियो नहीं बनाता था। और अब मैं आज ये सोच रहा था कि कई दिनों से कुछ नहीं बनाया तो क्या डाला जाए। तो मुझे लगा यार एक ही एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि एक्चुअल में पढ़ लेने के बाद कितना याद रहता है। तो मैंने इसको कोई रिवीजन नहीं किया, बिल्कुल सामने अभी पीछे बुक शेल्फ से उठाई और सीधे आपके सामने बैठ गया मैं। अब मैं फर्स्ट उसमें अगर देखूं तो मुझे इसका क्या याद है, तो ये किताब आपके डाइट के ऊपर थी, जो मुझे अभी याद आ रहा है। डाइट, कैसे आप वृद्धावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था की तरफ जब 60s प्लस कर जाएं तो आप कैसे अपने आप को हेल्थी, अपने आप को मेंटली हेल्थी और फिजिकली हेल्थी स्वस्थ रखें, और कैसे एक सफल पैसे के रूप में नहीं, सफल इच्छाओं में इच्छा पूर्ति, पीस और दूसरे जो मायने होते हैं सफलता के, उसमें आप कैसे एक अच्छा जीवन जिएं बुढ़ापे में अपने। तो ये मुझे फर्स्ट हैंड याद आ रहा है। एक और मुझे जो इसकी चीज़ याद आ रही है जो कि मैंने आज तक अप्लाई की है, वो है 80-20 रूल। दूसरा, मुझे जो डाइट वाला मैंने अभी आपको बताया कि डाइट की बहुत ज़रूरत है, ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है इस किताब का कि आप पहली बात तो खाना सिर्फ 80% खाएं, 20% पेट को खाली रखें, कभी भी ना खाएं। ये इसमें बताया गया है, और वो इसलिए बताया गया क्योंकि जापान के कुछ आइलैंड ऐसे हैं जहाँ पे 100 साल सेंटिनेरियंस, जो कि 100 साल से बुजुर्ग लोग होते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है। तो उनसे इंटरव्यू करके जो हमारे ऑथर हैं उन्होंने पता किया कि भाई क्या करते थे वो, तो उन्हें पता चला कि दे नेवर ईट फुल। वो अपना पेट कभी भरते नहीं थे, इतना नहीं कि मतलब भर लिया, थोड़ा जितना भूख है उतना तो खाया ही खाया और ऊपर भी टॉपअप कर लिया, वो नहीं करते थे वो। 80% ही भरते थे, 20% खाली रखते थे। और ये मेरे साथ रहा, मैंने जब से ये किताब पढ़ी तब से मेरे दिमाग में ये अटका हुआ है कि नहीं यार, खाना इतना ही खाना है कि बस पेट 80% भरे। दूसरी चीज़ जो मुझे इसमें पता चली थी वो ये कि आप कैसे आप काम करें जो कि आपको सेटिस्फैक्शन दे। मतलब कहने का ये कि जब रिटायर हो जाएं आप, तब भी काम कैसे करते रहें, अपने आप को एक्टिव कैसे रहें। एक वाक्य में बोलूं तो ये बता रहे हैं कि जीने की वजह क्या है आपके, जब आपका काम खत्म हो जाए, जब सोसाइटी आपसे काम डिमांड नहीं कर रही है, 60 के बाद कोई डिमांड नहीं करता, एक समय पे आके आपको लगेगा मैं भी नहीं, तब आपके जीने की वजह क्या रहेगी। इस पे इन्होंने बहुत फोकस किया था कि भाई ऐसी चीज़ें बनाइए, ऐसा कुछ अपने लिए उद्देश्य बना लीजिए जिसको थोड़ा सही करते रहिए, और आखिरी के सालों तक, मतलब जीवन के आखिरी वर्षों तक आप, मतलब अगर आज मृत्यु होनी है तो सुबह आप उठे, यार नहीं आज तो मुझे ये काम करना तो मैं इसको करूँगा। ठीक है, आप 90 साल के हैं, आपको पता नहीं शाम तक जिंदा रहेंगे नहीं, लेकिन सुबह आपके मन में ये है कि मेरा दिन आज ये फोकस्ड है, आज मैं इसको पढ़ाऊंगा, आज मैं ये पढ़ूंगा, आज मैं ये बनाऊंगा, आज मैं ये करूंगा, आज मैं म्यूजिक प्रैक्टिस करूंगा, आज मैं कुछ भी, मतलब एनीथिंग। तो ये एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मुझे बताया जिसने मेरी ज़िंदगी को काफ़ी प्रभावित किया। मैं पहले से भी ये जानता था कि काम आपके जीवन का बड़ा हिस्सा होता है। अक्सर हम लोग काम को ऐसे लेते हैं कि यार काम ज़रूरी है करना, पैसा नहीं आएगा घर कैसे चलेगा,
और जब पहला मौका मिलने पे काम छोड़ देते हैं कि नहीं अब मैंने बहुत कर लिया बस। मेरा पर्सनली मानना यह है कि काम को लेकर ऐसी सोच रखनी चाहिए कि काम आपके जीवन का हिस्सा है। जिस दिन आपने काम करना बंद कर दिया उस दिन आपके पास जीवित रहने की वजहों में से एक वजह घट गई, क्योंकि परिवार बड़ा करने में एक समय में परिवार बड़ा हो जाता है और तब आपकी जिम्मेदारियां उतनी नहीं रहती हैं। आज मैं 40 का हूं और मुझे बहुत जिम्मेदारियां हैं, बच्चे को पढ़ाना है, अपना काम करना है, पैसा भी बनाना है, दुनिया भर का मैंने अपने लिए बना रखा है, ये करना वो करना। अचानक से 20 साल बाद लोगों की एक्सपेक्टेशन मुझसे वो नहीं रहेगी, मैं खुद भी अपने से नहीं रखूंगा कि नहीं यार मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो उस समय जीवित रहने की वजह क्या, सुबह उठने की वजह क्या। आज तो मेरी उठने की वजह है चलो यार सब उठे हैं, अब चलो किसी को स्कूल जाना है, किसी को अपने काम पे जाना है। जब कोई काम नहीं तब आपके पास उठने की वजह क्या है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि अगर आपको लंबा जीना है तो जीने की वजह बरकरार रखिए। एक वाबी साबी का कॉन्सेप्ट इसमें मुझे याद आता है, जो कि मुझे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा क्या है। वाबी साबी का कॉन्सेप्ट इसमें बताया गया है, आखिरी में है किताब के, कि कहाँ गया यार कौन सा पेज, 163। परफेक्शन के पीछे नहीं भागना चाहिए। वाबी साबी का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा परफेक्शन के पीछे भागने में आप नुकसान में ज़्यादा रहते हैं और बेहतर करने की बजाय आप फिक्सेटेड होने लगते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होने लगते हैं। लोग आपसे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि यार क्या आदमी, कौन व्यक्ति है, क्या है, जब देखो ऐसी होना चाहिए। मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में कोई इसकी समस्या है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ भी परफेक्ट नहीं है। यहाँ पे तो हम लोग, हमें नहीं लगता कि ठीक है चलता है। मैं खाने को लेकर मैं मानता हूँ कि कुछ लोग बहुत होते हैं यहाँ पे नमक ज़्यादा ये कम बाकी तो बाहर निकल के देखिए ना, सड़कें परफेक्ट है, ना घर परफेक्ट है, ना लोग परफेक्ट हैं। और कोई ऐसा नहीं रखता दिमाग में कि नहीं 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 जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक तो बात ही नहीं। तो वाबी साबी हिंदुस्तान में नहीं, लेकिन जो यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, इस तरीके की सोच रखते हैं कि नहीं हमारा तो बिल्कुल परफेक्ट ही होना चाहिए सब कुछ, उनके लिए वाबी साबी ज़्यादा सही है। इम्परफेक्शन को एम्ब्रेस कीजिए, इम्परफेक्शन को गले लगाइए और टूटी चीज़ों को संभालना सीखिए। ये भी एक अच्छा चीज़ मुझे पता चली कि नए रिप्लेस करने से आप कर सकते हो, ठीक है, टूटी चीज़ों को संभालने में उसमें जैसे एक कॉन्सेप्ट है इसमें कि आप जापान में क्रॉकरी जब टूटती है, कप प्लेट टूट जाता है तो उसको सोने से जड़ देते हैं। अब सोने से जड़ी क्रॉकरी तो ओरिजिनल क्रॉकरी से भी महंगी हो जाती है। तो ये कह रहे हैं कि भाई आप इस तरीके से अपना व्यक्तित्व, अपना मानस बनाइए कि आप जब कोई चीज़ आपकी टूट जाए तो आप उसको कुछ इस तरीके से संभालें या क्या, मतलब इस तरीके। लेकिन हमारे यहाँ हम लोग ये प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हम लोग कभी भी इतने परफेक्शनिस्ट हैं ही नहीं है। जापानीज सोसाइटी भले कह सकते हो, हमारे यहाँ कोई भी ऐसा परफेक्ट मैंने तो नहीं देखा। हमेशा हम लोग गुंजाइश रखते हैं, क्योंकि हम लोग इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे यहाँ जो भी खाना बनाता है वो नाप के खाना नहीं बनाता है। जैसे विदेशों में खाना बनता है कि 1 कप ऑफ वाटर, 2 कप्स ऑफ दिस एंड 1 टेबल स्पून एंड 1 ऑयल स्पून। हमारे यहाँ तो टी स्पून और टेबल स्पून का अंतर ही नहीं मालूम किसी को, है नहीं। किसको मालूम है टी स्पून क्या होता है यहाँ पे, और टेबल स्पून ऑफ ऑयल, व्हाट इज टेबल स्पून। चमचा हमारे यहाँ चमचा है अलग, हो राइस और ये वो कुछ नहीं जानता कोई। आइसक्रीम का स्पून अलग होता है। तो हमारे यहाँ तो हमेशा ही नमक को ऐसे ऐसे डाला जाता है, और जो रोज वो जो प्रैक्टिस है ना कि इतना सही गिरा है, उसके बेसिस पे दिमाग शार्प होता है। तो मुझे नहीं लगता हमारे यहाँ परफेक्शन के पीछे इतना भागते हैं कभी भी लोग, और मे बी जापानीज सोसाइटी में ये होता होगा तो वहाँ पे कहा गया है। बाकी कुछ चीज़ें मुझे ख़राब भी लगी इस किताब की, जो कि ये कि आप 20 साल के व्यक्ति को ये करेले का सूप पीने को नहीं कह सकते हो। सेंटिनेरियंस जो हैं वो बेसिकली करेला और इस तरीके की सब्जियां ज़्यादा खाते थे उबाल के, इसलिए वो ज़िंदगी भर हेल्थी बने रहे, वज़न कंट्रोल में रखा, और थोड़े दिनों बाद जब वो 80-90 के हुए तब भी उनकी जीवन शैली वैसी है। अपनी एक सब्जी खुद ही उगाते हैं, अपने मतलब इस तरीके अपना किचन गार्डन बना रखा है। तो वो उनका जीवन का पर्पज़ है, वो किचन गार्डन। कोई जब काम खत्म हुआ तो किसी ने बास्केट बुनना शुरू कर दिया, किसी ने सिलाई करना शुरू कर दिया, किसी ने छोटी सी दुकानियाँ रख ली है, उसमें वो अपने हाथ से काम बना रहा है। मतलब
अपने हाथों को एंगेज कर रहा है और खाना वही रखे हुए है, मूली खा रहा है, पालक खा रहा है, और सागो पता नहीं क्या क्या होता है इनके यहाँ, तो ना टोफू वगैरह बनाते हैं, टोफू बनता है सोयाबीन से, तो वो भी खुद ही बनाते हैं। मतलब हमारे यहाँ तो सब कुछ आउटसोर्स हो गया, अब तो पनीर भी घर में कोई नहीं बनाता, खोया भी नहीं बनाता कोई, तो हमारे यहाँ तो हमने सब बाहर से आउटसोर्स कर दिया। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, हर एक काम को अपने हाथ से करिए, आप आखिरी आखिरी तक करते रहिए, 80-90 साल तक करते रहिए। इसका तो मैं खुद ही गवाह हूँ। मेरी मम्मी, मेरी दादी, मम्मी तो नहीं, माता श्री तो बहुत जल्दी चली गई थी। मेरी दादी जी 88 की होकर ख़त्म हुई थी। आखिरी आखिरी तक अपने आप अपना काम किया सारा, जो भी थोड़ा बहुत था। बिल्कुल आखिरी में भी जब उन्हें जितनी मेहनत लगती थी, सूप में कुछ बीन लिया, बछोर लिया, तो मेरी बुआ हैं, वो भी सारा काम अपने हाथ ही करती हैं। हमारे घर में हैंडपम्प लगा हुआ है गाँव, मतलब मेरे होम टाउन में, तो वहाँ पे वो अगर हो सकता है तो पानी वैसे ही निकालेंगी, वरना मोटर वोटर नहीं चलाती वो। तो आज वो 72-73 की हैं और बिल्कुल परफेक्ट, मुझसे भी ज़्यादा अच्छी हेल्थ में है, आराम से चलती हैं। 1-2 नंबर से ज़्यादा कभी तेज़ पंखा नहीं चलाती। वो 3 नंबर, मई जून में भी 3 नंबर से ऊपर नहीं बढ़ता। तो मुझे ऐसा लगता है कि खाना पीना कंट्रोल करके एक स्वस्थ जीवन बिताया जा सकता है, जिससे कि बुढ़ापे में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यही है इस किताब की दिक्कत, प्रॉब्लम भी है कि ये सिर्फ बुढ़ापे की बात करता है। अरे यार 60 से 80 या 60 से 100 की ज़िंदगी अगर आप बुढ़ापा मानते हो तो ठीक है, लेकिन हो तो बुढ़े ही यार। ऐसा तो है नहीं कि 60 का बच्चे पैदा करके और उनको बड़ा कर लोगे, ऐसा तो नहीं करोगे ना, हो तो बुढ़े ही ना। तो ये जवान लोगों के लिए नहीं किताब है, ये आपको जीवन नहीं बताने की कि यार जब आप ऑफिस में हैं तब आप क्या करें, तब आप कैसे करें। अब आप रोज तो करेला उबला हुआ नहीं खा सकते यार, ऐसे कैसे कर लोगे। कुछ चीज़ें जो इसकी अपनाई जा सकती हैं, जो जवान लोग कर सकते हैं, जिन्होंने अभी नौकरी शुरू की है, या जो मेरी उम्र के हैं, या जो 50 के ऊपर के हैं, वो ये कि वो 80-20 का रूल फॉलो कर सकते हैं। खाना हमेशा 80% खाएंगे। वो इनकी डाइट प्लान में ये इंक्लूड कर सकते हैं कि भाई मेरी डाइट प्लान में उबली हुई या कच्ची सब्जियां ज़्यादा होंगी और तला हुआ खाना कम हो जाएगा। दूसरी चीज़, एक इसमें जो हेल्थी लाइफ जीने की बात बताई गई वो ये कि जैसे ग्रीस, इटली, 100 साल से ऊपर के लोग कुछ कुछ छत्तों में पाए जाते हैं। छोटे छोटे स्पॉट्स हैं दुनिया भर में जहाँ जहाँ ये मिलते हैं, किसी एक गांव में है, किसी एक शहर में जाना है, तो उनको देख के ये पता चलता है कि दे डू अ लॉट ऑफ फिजिकल लेबर एंड मतलब हल्का फिजिकल लेबर। सॉरी, मैं बार बार मैं इंग्लिश में स्विच कर जा रहा हूँ, ये बहुत पुरानी आदत है। थोड़ा बहुत काम वो करते रहते हैं। जैसे ग्रीस में एक गांव है जहाँ पे बहुत लोग हैं, मतलब 90% लोग बहुत बहुत उम्र के हैं। तो वो गांव ही ऐसा है जिसमें सीढ़ियाँ हैं, वो पहाड़ी पे बसा गांव है, तो उनको घर से बाहर भी निकलना है ना, नीचे दूध लेने जाना है या कुछ करने जाना, सब्जी लेने जाना, तो वो भी ढलान से जाओ और फिर चढ़ते हुए ऊपर आओ। तो जो पूरी जिंदगी इतना चलेगा, उसकी जिंदगी तो अपने आप ही सही है यार, वो तो अपने आप ही बढ़िया, उसका कसरत हुई जा रही है। जापान में जो ये लोग 80-90 के बताए जाते हैं कि ये इनके घर में वॉशिंग मशीन तक नहीं है, कुछ कुछ घरों में वो आज भी पानी से हाथ बर्तन धो रहे हैं, अपना किचन खुद ही संभालते हैं, अपना किचन गार्डन खुद ही संभालते हैं। काम करने के लिए भी पैदल जाते हैं हर जगह, सारा सामान अपने साथ कंधे पे लाद के लाना है, झोला लेके अपना सब्जी टांगी, मसाला वसाला जो भी लाना है। जब गाड़ी वाड़ी सिर्फ तभी इस्तेमाल करते हैं जब बहुत दूर जाए। तो मतलब उनकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि वो चलते बहुत ज़्यादा है। कहीं जहाँ कहीं भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जो कि 100 के ऊपर गए हैं। तो मुझे लगता है कि जो लोग यंग हैं वो इस चीज़ से, मैंने भी सीखा, मैंने वॉकिंग, और कॉन्स्टेंटली वॉकिंग तो नहीं, लेकिन उठ उठ के हाथ से काम करना। जैसे मैंने एक नियम बना रखा है जब से मैंने ये किताब पढ़ी, वो ये कि मैं कभी भी 3 फ्लोर तक के लिए लिफ्ट नहीं लूँगा। अगर मैं अकेले हूँ और सबके साथ नहीं हूँ, क्योंकि सबके साथ हो तो अलग ही बात हो जाती है ना, लोग तो नहीं मैं लिफ्ट से जाऊँगा, मैं तब भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपना अलग चुपचाप निकल लूँ। लेकिन अगर मैं अकेले हूँ तो मेरा नियम है कि मैं लिफ्ट नहीं लेता हूँ। अगर मैं लिफ्ट ना लूँ तो 2 फ्लोर की तो स्टेयर्स हैं ही, तो वो मैं हमेशा करना ही करना। मुझे ऐसा लगता है यंग लोग इसको अपना सकते हैं कि वॉकेबल बने रहो, चलते फिरते बने रहो। नहीं बनोगे तो 60 तक आते आते सब गड़बड़ हो जाएगी। ये मुझे 15 मिनट होने वाले हैं, ये मुझे इस किताब को पढ़ के लगा
मैं तो कहूँगा कि सभी लोग पढ़ें इसको, ऐसा कोई गलत नहीं है, बढ़िया किताब है। पर कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि यार ये सेल्फ हेल्प की किताबें कितना पॉपुलर, कितने लोगों को ज़रूरत है इस चीज़ की। मुझे नहीं ज़रूरत थी, मैं तो बस इसलिए पढ़ लिया था कि लोग हंगामा काट रहे थे, पता नहीं की गाई। अच्छी बात लिखी थी, ऐसा गलत नहीं लिखा था, लेकिन मैं खुद भी फिगर आउट कर लेता कि ये चलते रहना चाहिए। ये इकिगाई बताएगी मुझे पेट पूरा नहीं भरना है, ये इकिगाई से मैं बहुत बचपन से जानता हूँ कि नहीं यार पेट पूरा नहीं है इतना, हाँ थोड़ा सा खाली रखो। खुद भी अच्छा फील होता है, पेट को पूरा ना भरो तो आपको नींद नहीं आएगी, आप चुस्ती बनी रहेगी, आपकी काम करने में आसानी रहती है। ये कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो कि इकिगाई बताएगी तो मुझे मालूम पड़ेगा, नहीं, मतलब मुझे मालूम है कि हाँ ऐसा नहीं करना है। काम मनपसंद काम हो और काम को करते रहने की इच्छा बनी रहे, इससे बढ़िया क्या जिंदगी हो सकती है। पर ये इकिगाई से जानने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में स्वयं आ जाएगा। इकिगाई को पढ़ने का वजह यह है कि ये जो चीज़ें हम लोग रोज की जिंदगी में भूल जाते हैं, ये चीज़ें हमें वापस पता चल जाती हैं, हमें पॉइंट वाइज पता चल जाता है कि ये करना है। इसलिए ये किताब मुझे पसंद आई। कुछ चीज़ें अगर आप इस किताब की अपने जीवन में अपना लेंगे तो बहुत स्वस्थ हो जाएंगे, बहुत अच्छा फील करेंगे। 100 साल के जिएंगे या नहीं जिएंगे, भाई मैं तो खुद ही अभी नहीं 100 साल का हुआ, तो मैं क्या बताऊं। अगर 100 साल के हुए और मेरी सेंसेस बाकी रहीं तो मैं ज़रूर बताऊंगा वीडियो बना के कि भाई मैंने इकिगाई पढ़ी थी और मैंने इसका ये फॉलो किया तो मैं आज 100 साल का हूँ। तब तक के लिए फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, अगर आप अपने हिसाब से जो करना चाहें वो करें। प्रेजेंट को अच्छा बनाए रखने के लिए खाना हमेशा 80% खाएं, 80% से ज़्यादा पेट न भरें। मौका मिले तो भैया चलने पे ध्यान दो, जहाँ जाओ पैरों का इस्तेमाल करो, मशीनों का इस्तेमाल कम करो। काम को दिलचस्पी लेके करो। अगर आपका काम दिलचस्प नहीं है, कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं दिलचस्प नहीं होते, ठीक है यार वो क्या, तो हॉबी बनाओ, कोई ऐसी हॉबी जो कि कुछ नया सीख लिया, कुछ नया कर लिया। अगर आप ऐसे नहीं हैं, अगर आपके मन में ये नहीं आता है, आपको लगता है मैं पढ़ा रहूंगा, बदलिए अपने आप अपने अंदर वो इच्छा जागृत करिए कि नहीं मैं कुछ नया करूंगा, मुझे कुछ नया सीखना है। मेरा थंब रूल ये कहता है कि जब भी कुछ नया आए तो हाँ बोल दो उसे, हाँ हाँ करेंगे। जो हाँ निकलती है वो एक प्रेरणा स्रोत बन के आपको फोर्स धक्का देती, चलो करो, करके देखो। मैंने 100 मीटर 200 मीटर दौड़ता था, हालत खराब हो जाती थी, यहाँ दर्द यहाँ दवाई। 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ, लग गए 6-7 साल लग गए, लेकिन हाँ हाँ करेंगे यार, क्यों नहीं करेंगे। तो करते रहना, क्या दिलचस्पी वाली चीज़ों पे ध्यान देना कि यार ये मज़ेदार काम है करना। जब जिस चीज़ की दिलचस्पी जग जाए तब उसमें घुस जाइए। आपने ज़िंदगी में कभी भी स्विमिंग नहीं करी है, आपके मन में आया यार ये कैसे नहीं आता, भैया ज्वाइन कर लो, सीख लो, 40 के हो 50 के हो सीख लो। आपको लगा यार मुझे, मतलब लेट्स से क्या बोलूं, हाँ आपको लगा यार मकान कैसे बनाए जाते हैं, मैं तो सॉफ्टवेयर का हूं, मैं इलेक्ट्रिकल का हूं, मैं कैसे करूं। भैया जाओ ईंटें खरीदो, सीमेंट की बोरी लाओ और फ्री टाइम में कर लो। जो दिमाग है ना, दिमाग को अगर ये रहेगा ना, अरे यार ये करना है नेक्स्ट, क्योंकि ये दिमाग रूटीन तो चाहता ही चाहता है, लेकिन इसको कुछ नया बहुत पसंद आता है। ये मिल जाए, देखा नहीं कुछ नई चीज आती है, अरे यार ये देख, कोई नई मूवी आई, दिमाग तुरंत कहता है हाँ ये करें। तो दिमाग को फोर्स करो कि कुछ नया सीखने का, नया करते हैं, ये करते हैं यार, जिंदगी बहुत अच्छी हो जाती, बहुत खूबसूरत हो जाएगी, बहुत मजेदार हो जाएगी। लोग भागते हैं, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, इधर घूम लो उधर घूम लो, अच्छी बात है, लेकिन उसे सुख नहीं मिलता। उन्हें घर आते हैं यार घर आ गया, फिर से नौकरी, फिर से वो, इसलिए क्योंकि जो रूटीन हो गया है वो बहुत बोझिल हो गया है। किसी जमाने में वही नौकरी बहुत पसंदीदा थी, यार ये काम मिल गया, आज वो झेलने नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि दिमाग रूटीन काम करते करते थक जाता है। 5 बार किसी से कह दो ऐसे ऐसे 5 किलो वजन उठा करे, हालत जब मसल टाइट हो जाती है तो ये बेचारा भी टाइट हो जाता है 10-10 साल एक ही काम करते हुए। तो इसको कुछ नया देते रहो, कुछ नया कर लो, कुछ भी नया कर लो, इलेक्ट्रॉनिक सीख लो, पेंटिंग सीख लो, पहाड़ चढ़ना सीख लो, ऊपर जंप करना सीख लो, कुछ भी सीख लो यार, कौन मना करता है।
किसी ने एज एन एडल्ट आपको किसने रोका है कि दोबारा कॉमिक्स पढ़ना शुरू कर दो, डेंटिंग कैसे होती, गाड़ी कैसे रिपेयर की जाती है कर लो, सुई धागे से कुछ बनाना सीख लो, हैं दर्जीगिरी सीख लो, कुछ भी सीख लो। कौन कहता है आपको उससे पैसा कमाना? पैसा नहीं कमाना, हम बस अपने लिए सीख रहे हैं, दिमाग को ये कहने के लिए कि यार कुछ नया तो मिला, कुछ तो मैंने किया। एज एन एडल्ट आजकल की दुनिया में सब फ्री है। तो इकिगाई यही कहती है कि दिलचस्प चीज़ें ढूंढिए, उस पर लगे रहिए। अगर सुबह उठ के काम करने की वजह मिलेगी तो जिंदा रहेंगे। खैर मेरी तरफ से इकिगाई का मैं यही कह सकता था, बाकी आप लोग खुद पढ़िए, सस्ती किताबें। इसकी तो कॉपी, पायरेटेड कॉपी बहुत मिलती है, 100-150 रुपये में भी मिल जाती होंगी अब तो जहाँ तक हो सके इसको पढ़ने की कोशिश करिए, लेकिन नियम यही इसमें है 2-3 जो कि मैं कहूँगा कि आपको एक साथ मिल जाएंगे और इनका इस्तेमाल करोगे तो अच्छा फील करोगे। ऐसे ही फिर से कोई पुरानी किताब निकालेंगे जो मैंने कभी पढ़ी होगी और फिर उसके बारे में बना देंगे, क्योंकि मैंने वीडियो बहुत बाद में बनाने शुरू किए और बुक्स तो बहुत पहले से पढ़ रहे थे। धन्यवाद।